मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता था इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से हम समझते हैं। मान लो हमारे पास में दो बॉल है, एक बॉल है ए और एक बॉल है बी। दिख रहा है सबको डायग्राम अच्छे से? क्लास 11 ऑडियो क्लियर है सबको, है ना। डायग्राम दिख रहा है प्रॉपर्ली? एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। अब ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा यहाँ पर कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ दिस टू बॉल, इन दोनों बॉल के टकराने के पहले का मोमेंटम और इन दोनों बॉल के टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो चलो, इस बॉल का ए वाली बॉल का मास m1 है, बी वाली बॉल का मास m2 है, दोनों का मास इक्वल। अभी हमने क्या माना कि दोनों बॉल इक्वल मासेस की है। ये बॉल u1 वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रही है, ये बॉल u2 वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अगर दोनों को टकराना है, दोनों का कोलिजन होना चाहिए, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, u1 या u2? कब टकराएगा, है ना। दोनों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो टकराने की ऑब्वियस सी बात है u1 वाली वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने क्या बोल दिया, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 वाली वेलोसिटी ज्यादा, ओके, just give me अच्छा, पहली बॉल की अगर वेलोसिटी u1 है और पहली बॉल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, और b वाली बॉल की वेलोसिटी u2 है, वो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर दोनों बॉल का कोलिजन करवाना चाहते हो तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, u2 या u1? u1 ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, u1 बड़ी है u2 से, तो आने वाले समय में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद a वाली बॉल और b वाली बॉल दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगी। देखो, दोनों के मास में चेंज आएगा तो टकराने का, सोच लो, मास में कोई चेंज नहीं आएगा पर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो a की वेलोसिटी को हमने बोल दिया v1 और b की वेलोसिटी को हमने बोल दिया v2। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलो, तो अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो पहले हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे थे, तो यहां पे लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले का मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ बॉल ए, उसको मैं लिख सकता हूं p फॉर मोमेंटम, और ये बॉल ए, मोमेंटम ऑफ बॉल ए कितना है, कोई बता सकता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो बॉल ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 इनटू u1। वेरी गुड। बॉल बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 इनटू u2। टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, है ना, pa प्लस pb, और इसी को हम क्या बोलेंगे, m1 u1
प्लस m2u। चलो लिख लो उसको, फिर इसके आगे क्या करते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? लिखो उसको। अच्छा ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आया कि आफ्टर कोलिजन आया? बिफोर कोलिजन आया है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। लिख लिया सबने? लिखा कि नहीं लिखा? जल्दी बताओ। अब देखो, जैसे दोनों बॉल एक दूसरे से टकराएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी? आप ग्राउंड पे अगर रनिंग कर रहे हो, दो फील्ड आपस में टकरा गए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? है ना? तो सिंपल सा, यहां पर ये बॉल ए है, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, और ये बॉल बी, दोनों एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा? फोर्स लगाएगी एक दूसरे के ऊपर। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। मान लो बॉल ए ने बॉल बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया टकराने पर? फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू बॉल ए इज बी। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, फोर्स हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं? फोर्स किसमें एग्जिस्ट करता है? हमेशा पेयर में। तो अगर ये पेयर में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इस बॉल के ऊपर एक और, है ना, ए वाली बॉल के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये ए बी ए क्या है? देखो ध्यान से सुनो, ए बी ए क्या है? फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ए वाली बॉल के ऊपर बी वाली बॉल फोर्स लगाएगी तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बी। तो यहां पर क्या लग रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? है ना? अब देखो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है। एक्शन रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो मैंने अगर बोल दिया कि राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, या तो ग्राफ पेपर का आप ऐसे पढ़ते हो ना, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव, करते हो कि नहीं करते? है ना? तो एक्स एक्सिस की प्लस वाली डायरेक्शन में कौन लग रहा है? ए बी ए, तो हमने बोल दिया ए बी ए पॉजिटिव है, ठीक है। और ए बी क्या है? नेगेटिव। दोनों क्या है? दोनों की डायरेक्शन, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा पी बी ए अपॉन डेल्टा टी, और इसको यहां से ऐसा लिख सकता हूं माइनस डेल्टा पी ए बी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं। और डेल्टा टी क्या है? यहां पर कितने टाइम में ये दोनों जाके एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब यहां से टकराने तक का टाइम डेल्टा टी। क्लियर है? अच्छा, डिनोमिनेटर में दोनों के पास डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर दो। अरे डिवाइड में दोनों के डेल्टा टी आ रहा है ना। मेरी बात सुनो, ये बॉल चली, एक सेकंड में ये बॉल यहां से यहां पहुंची,
और 1 सेकंड में ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तभी तो दोनों एक दूसरे से टकरा गई, मतलब डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यू टू कोलिजन विद ए माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यू टू कोलिजन विद बी। तो बॉल बी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, बॉल बी के टकराने का पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम। चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल मोमेंटम बॉल बी का कितना है, इसका मोमेंटम कितना है फाइनल mv2, और इसका फाइनल मोमेंटम कितना है mv1। समझ में आ रहा है सबको? स्क्रीन फ्रीज हो गई तो बोलना चाहिए। आज जूम प्रॉब्लम कर रहा है। अब ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी से डेल्टा टी को कट करा, ये सबको समझ में आ गया। लिखना बाद में, सब लोग पहले आंसर करो चीजों का, लिखना बाद में, सब लिखना बंद करो, पहले लिखने के लिए टाइम मिलेगा आपको। डेल्टा टी से डेल्टा टी को कट करा, ये समझ में आ गया। एफ बी ए को नेगेटिव ऑफ एफ ए बी लिखा, ये समझ गए सब, है ना। अब देखो डेल्टा पी बी ए क्या है, डेल्टा पी बी ए है आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यू टू कोलिजन विद ए। बॉल बी के मोमेंटम में कितना चेंज आया जब वो किससे टकराई, बॉल ए से। बॉल ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया जब वो किससे टकराई, बॉल बी से। ठीक है, तो चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी आपका वजन 40 केजी है, आज से 2 साल बाद 60 केजी हो गया, तो आपका वजन कितना चेंज हुआ, तो आप क्या बोलोगे सर 60 केजी माइनस 40 केजी, मतलब फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो। तो वैसे हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे किसके मोमेंटम की बात हो रही है, बॉल बी की। तो बॉल बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल बी, मास ऑफ बॉल बी का फाइनल मास कितना है, बॉल बी का m2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी कितनी है m2 v2 माइनस मास ऑफ बॉल बी m1 v1 की m2 u2, बॉल बी की बात हो रही है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, है ना, बॉल बी के मोमेंटम में कितना चेंज आया उसकी बात हो रही है, इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर m1, जल्दी बताओ, m1 u1। चलो इतना क्लियर है सबको, m1 v1 माइनस m1 u1, है ना। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां से हमारा आगे का एक्सप्रेशन मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि इधर आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, ये तो फ्रेम में है ना, m2 v2 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m2 u2 माइनस m1 u1। अब क्लियर है सबको, गलत लिखा है m1 v1 माइनस m1 u1, बोलते भी हो सर गलत लिख रहे हो। चलो बॉल ए का मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, देखो m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस m1 u1। अब ठीक है, जल्दी बता दो, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अगर, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब हम क्या करेंगे, देखो u1 u वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, v वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं।
इधर से m1v1 नेगेटिव कट रहा है तो प्लस का हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, और ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। तो देखो यहां पर क्या मिल गया, ये क्या है टोटल मोमेंटम, ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बिफोर कोलिजन। हाँ, ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 m2v2, और m1u1 m2u2 क्या है टोटल मोमेंटम। तो प्रूव हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टकराने के पहले का मोमेंटम किसके बराबर आ गया, टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर। इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है सबको? है ना? हाँ, अनिश क्या पूछ रहे थे? किसी भी दो चीजों का टकराना, यहां पर अपन ने क्या बोला मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले का मोमेंटम। तो टकराने के पहले का मोमेंटम क्या था m1u1 m2u2, टकराने के बाद का मोमेंटम क्या था इसका m1v1 इसका m2v2, दोनों को प्लस करोगे तो याद आएगा टकराने के बाद का मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? आयुषी, इशिका, भारती, मनस्वी, अमन, सबको समझ में आ गया? समृद्धि, वरदान, यश, चलो वीडियो चालू रखेंगे सब, लिख लो उसको। देखो जब डेरिवेशन कराता हूं तब बोर्ड पे ध्यान दिया करो, लिखा बाद में करा करो ना, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगी। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है। देखो कहां कहां यूज होता है, लिख लिया है ना सबने? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेरिवेशन नोट कर लिया सबने, है ना? अब नोट करना बंद करना, सब चीजें यहाँ पे ध्यान से देखनी है ना, नोट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है, जब भी हम राइफल चलाते हैं या हैंडगन चलाते हैं ना, रिवॉल्वर से किसी को शूट करते हैं कोई भी पर्सन, तो उसको पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है, फोर्स लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो रिकॉइल ऑफ गन को हमने दोनों तरीके से समझ सकते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में इसको समझिए। तो अगर मान लो है ना, ये आपका क्या है गन है, और ये है ना गन के अंदर ये क्या है आपका बुलेट। अच्छा, इनिशियल केस में बुलेट की वेलोसिटी 0 और गन की भी वेलोसिटी 0। चलो, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि मास ऑफ बुलेट को हमने लिया m बुलेट और मास ऑफ गन को लिया हमने mg। किसका मास ज्यादा होगा?
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन किसके बराबर होगी? अभी जब बंदूक और है ना, अरे इक्वल क्या, अभी बंदूक आप गोली चलाई नहीं, आप शूट नहीं करा, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? जब आपने शूट नहीं करा तो दोनों इक्वल होगी किसके? जीरो। इतना तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बंदूक के ऊपर कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है ना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल एम बुलेट इंटू यू बुलेट प्लस एम जी इंटू यू जी, और ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? जीरो के। अब आपने बुलेट चलाई, जैसे आपने बुलेट चलाई तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? बुलेट का कुछ मास है, अच्छा बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि गन की वेलोसिटी ज्यादा होगी बुलेट से शूट करने पर? ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में ये गन है, आपने बुलेट चलाई तो बुलेट ज्यादा तेजी से आगे जाती है और गन कम तेजी से पीछे आती है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? बुलेट। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम बी बुलेट की वेलोसिटी और एम गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में टोटल मोमेंटम किसी भी चीज का क्या रहता है? किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है ना, टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चीज बताओ यहाँ पर दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा? वीबी और इसकी डायरेक्शन में रिलेशन क्या होगा? तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है मतलब पॉजिटिव और गन इस डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव, तो यहाँ पे वीजी के अंदर हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि लगा सकते? तो यहाँ से हमने वीजी के अंदर नेगेटिव साइन लगाया तो एमपी वीबी माइनस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। करके देख लो, एमबी वीबी माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम क्या था? मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ये पूरी टर्म किसके इक्वल है? ये पूरी टर्म किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम वाली पूरी टर्म किसके इक्वल है? देखो जीरो के इक्वल है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? जीरो। यहां पर आपने जीरो लिख दिया तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ गई? रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये नेगेटिव को इधर पहुंचा दूं तो देखो रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ गन अपॉन वेलोसिटी ऑफ गन। क्या यहां से आप रिकॉइल फ्रेम के बाहर है? चलो ठीक है, इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे इतना लिख लो, फिर हम आगे। देखो रिकॉइल ऑफ गन का हम पता लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से कितनी वेलोसिटी से गन पीछे आई है। सबको पता है जब बंदूक चलाते तो कुछ स्पीड से गन पीछे आती है। लिख लेना तो बता दो। लिख लिया सबने? देखो रिकॉइल ऑफ गन में
बंदूक चलाने के पहले का मोमेंटम क्या था? मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम, मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। एक चीज बताओ, दोनों में से कौन सी टर्म जीरो के इक्वल होगी? यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव थी तो इसके माइनस, लेफ्ट वाली टर्म क्या होगी? जीरो के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाए जीरो। ये माइनस के माइनस सबको पता है ना, क्योंकि बुलेट और गन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। mb vb माइनस mg vg। चलो इधर से मैं इसको इधर लेकर आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन किसके इक्वल हो जाएगी? मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मतलब जितनी तेजी से बुलेट, जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतना ही मोमेंटम बुलेट कहां लगाएगी? किसके ऊपर लगाएगी? गन पे लगाएगी। अब मोमेंटम अगर गन पे लग रहा है मतलब गन के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा एक तरीके से, और जो भी पर्सन बंदूक चला रहा है वो कहां हो जाएगा? किधर की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? पीछे की तरफ। अगर आपको बोल दिया जाए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालो, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालो, तो यहां से क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। निकाल सकते हो यहां से, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये मतलब है कि मोमेंटम यहाँ पर जो गोली का होगा वही मोमेंटम किसका होगा? गन का होगा। देखो दोनों का मोमेंटम इक्वल आ रहा है ना, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। ओके, आज रूम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ना। मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन वाली चीज देखो यहाँ पर, ये वाला एक्सप्रेशन समझने के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे से समझो इसको। ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके बराबर है? मोमेंटम ऑफ गन के बराबर है। मतलब जब आप बंदूक चलाते हो तो जितने मोमेंटम से गन, जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाती है उतने ही मोमेंटम से बंदूक कहां जाएगी? किधर जाएगी बंदूक? पीछे की तरफ। इसलिए है ना, इस पीछे की तरफ जाएगी। इसलिए जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक क्या होती है? पीछे की तरफ आती है, रिकॉइल ऑफ गन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ गन। कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी? तो ये वेलोसिटी का फार्मूला होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? और कहां देखा है आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? देखो जब भी आप बोट से पानी में कूदते हो, है ना, बोट से आप जब भी पानी में कूदते हो तो क्या करते हो? बोट को क्या करते हो? पुश करते हो। तो जितने मोमेंटम से आप ऊपर कूदे हो उतने मोमेंटम से आप बोट को नीचे की तरफ दबाते हो। क्लियर है सबको? चलो लिख लो उसको, फिर रफ कर दो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहां से आएगा? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? पहले ये इनर्शिया का मतलब होता है अपोज टू चेंज। बुलेट चेंज में आने से अपोज कर रही है। जैसे आप रिवॉल्वर का फटका लगाओगे, बटन पुश करोगे, रिवॉल्वर निकल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता कि रिवॉल्वर का बटन दबाया तो एक बार बुलेट नहीं होता है क्या? फिर चलो लिख लिया सबने? तो आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे इसके आगे, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। फिर अगली क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए। तो जितना भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सीखा है वो सब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हम अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देखो अभी न्यूटन्स लॉ के अंदर जो टाइप ऑफ
स्ट्रॉन्ग है ना, वीक फोर्स है ना, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब की बात नहीं कर रहा, जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है उनकी बात कर रहे हैं। तो मान लो जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जैसे हमने इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख रखा है मास m का, तो कोई भी दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो कौन सा फोर्स आता है? कांटेक्ट फोर्सेस आते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस आते हैं। अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? दो तरीके के कांटेक्ट फोर्स होते हैं, लिख लो। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और पैरेलल टू दी कांटेक्ट सरफेस, पैरेलल टू दी कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, दो तरीके के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस और पैरेलल टू दी कांटेक्ट सरफेस। जो कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर होता है कांटेक्ट सरफेस की, देखो कांटेक्ट सरफेस क्या होगी? ये वाली सरफेस होगी। जैसे अगर मैं इस डस्टर को ऊपर इस बॉक्स को रखता हूं तो कांटेक्ट सरफेस कौन सी होगी? देखो ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है, दिख रहा है सबको, है ना, और ये वाला एरिया कांटेक्ट में होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो एक फोर्स आएगा जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? एक फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक कांटेक्ट फोर्स होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, पैरेलल, है ना, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा। अब एक चीज बताओ, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? हाँ, तो इसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू दी रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू दी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब अगर ये बॉक्स इधर की तरफ जाना चाह रहा है, अगर ये बॉक्स v वेलोसिटी से आगे की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इसके ऊपर, इस डायरेक्शन। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर, है ना? तो पहला फोर्स समझ में आ गया, कांटेक्ट फोर्स। कैसा लगता है कांटेक्ट फोर्स? हमेशा परपेंडिकुलर टू दी कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है? कांटेक्ट सरफेस, है ना? ठीक है। अब वैसे एक फोर्स आता है टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द बॉडी। और याद करने के लिए उसको छाता का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो जैसे मान लो ये आपके घर की छत है या आपके घर की छत पंखा है, उससे आपने क्या करा? एक ब्लॉक बांध दिया, एक m मास का क्या बांध दिया? ब्लॉक बांध दिया। एक चीज बताओ, m मास के ब्लॉक पर क्या होगा? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? है ना, मास है तो अर्थ क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और उसको अपनी तरफ नीचे खींचना चाहेगी। तो ये बॉक्स नीचे जाना चाह रहा है, पर ये बॉक्स नीचे जा पा रहा है क्या? अब ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग, ये धागा यहां से ऊपर से बंधा हुआ है, तो बॉक्स नीचे जाना चाह रहा है, धागा ऊपर से बंधा हुआ है, तो ये जो धागा क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। क्या हो जाएगा? टूटेगा नहीं, खिंचाएगा।
स्ट्रेच होगा। कैसे स्ट्रेच होगा? देखो ये अगर हम धागे की बात करें तो धागा कैसे स्ट्रेच होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉक्स उसको नीचे ले जाना चाह रहा है और यहाँ पर ये धागा बंधा हुआ है तो ये धागा उधर की तरफ जा रहा है। तो इस धागे के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? खींचने वाला फोर्स लग रहा है ना। किसी भी चीज को आप पकड़ के ऐसे करोगे तो खिंचाएगी ना। एक चीज बताओ, अगर जैसे ये रुमाल है, इसको पकड़ के अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या होगा? खिंचाएगा। देखो स्ट्रेच हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस वजह से जब ये स्ट्रेच होगा तो उसमें कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? है ना। अब टेंशन फोर्स आएगा तो टेंशन फोर्स को हम डिनोट करेंगे T फॉर टेंशन। T फॉर टेंशन, है ना। T फॉर टेंशन से हम इसको डिनोट करेंगे और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या बताएंगे? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो किसी भी पॉइंट पर आप जैसे बॉक्स पर से देखनी है आपको टेंशन फोर्स की डायरेक्शन, तो आप यहां पर बैठो और छाता खोलो, तो आप अम्ब्रेला खोलोगे तो अम्ब्रेला किधर की तरफ खुलेगा? जैसे ये बॉक्स के ऊपर मैं बैठा और ये बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर मैं बैठा और मैंने छाता ऐसा खोला, किधर की तरफ छाता खुलेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ।